Good morning, students. Myself, Kamlesh Binarwani, once again represent you in our history sections, lesson 2, part 2. In the first part of this lesson, the First World War and the Russian revolutions, we had discussed the introduction of this lesson, Western Europe and colonialism in Asia, Africa continents, and factor of First World War. Okay, and now our second part, we will discuss in this part the First World War, effect of First World War in these destruction of men and materials, social change, and the Treaty of Versailles, which held in June 1919, and a long-term effect of the First World War. After it, Russian or Bolshevik revolutions, which held in 1917, and the effect and the efforts for world peace. What efforts had to be done to establish peace in the world? So the League of Nations, and what are the aims of League of Nations? Before starting our chapter, I once again recommend you that please keep your notebook and a pen with you, so you can feel easy to write important things in your notebook. Now let's start. Okay students, now we start the First World War. In the First World War, 24 nations supported the Allied nation and 4 nations supported the Axis nations. As we study in previous part of this lesson, that the whole world is divided into 2 parts. उस समय जब इसके कजेस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो रूल्स ऑफ एंड द 4 एक्सपेंडेशंस ऑफ कॉलोनियलिज्म के कारण से जो होल वर्ल्ड से 2 पार्टीशंस में डिवाइडेड हो चुका था. इसमें 2 पार्टीशंस कौन कौन से थे, 2 जो ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे? एलाइड नेशंस, जिन्हें कि मित्र राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है. इस ग्रुप में 24 नेशंस ने इन्हें सपोर्ट किया था. एंड सेकंड हैं 4 नेशंस सपोर्टेड द एक्सिस नेशंस. और 4 नेशन जो कि थे, इन 4 नेशंस के अगेंस्ट में इन 24 नेशंस ने ग्रुप बना करके इस फर्स्ट वार को फोर्ट किया था. इनिशियली जर्मन मेड नॉट वर्दी विक्टोरियस इन यूरोप. इट रूइंड द फ्रेंच आर्मी. अंत में क्या हुआ? इनिशियली यानी इन बिगिनिंग, प्रारंभ में जर्मनी मेड नॉट वर्दी विक्टरीज इन यूरोप, कि जर्मनी को ज़्यादा विक्ट्री नहीं मिली थी और इसने फ्रेंच को रूइंड कर दिया था, फ्रेंच आर्मी को. इट फोर्ट मैनी सबमरीन्स वार्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप ऑफ द अलाइड नेशंस. इसने कई सारे सबमरीन्स के साथ में लड़ा और इसने अलाइड नेशंस के जो शिप्स थे उन्हें भी नष्ट कर दिया था. Many soldiers and civilians died because of tank and poisonous gases. अच्छा, जो ये टैंक जो शिप्स सीज में जो चल रहे थे उनमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पॉइजनस गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और उन्हीं का ही यूज़ किया जा रहा था इस वार के अंदर. सो इसके कारण से कई सारे सोल्जर्स और सिविलियंस यानी कि वहाँ के नागरिक भी मारे गए थे, क्योंकि उन टैंक से पॉइजनस गैसेस का जो रिलीज हो रही थी. इन 1970 द रशियन रिवोल्यूशन स्टार्टेड. एंड जब 1917 के अंदर जो रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, सो रशिया विड्रू फ्रॉम द वार्स. इसलिए रशिया ने विड्रू का मतलब कि गिव ऑफ, छोड़ दिया, युद्ध में पार्टिसिपेट करना ही छोड़ दिया, वह बीच में से ही निकल गया, लेफ्ट हो गया. जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम. जर्मनी कंट्री उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग थी. इट मैनेज्ड टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर्स लूसिथानिया इन विच
147 अमेरिकन सोल्जर्स डाई, क्योंकि जर्मनी की कंडीशन उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थी। सो जर्मनी वॉज इट मैनेज टू ड्रोन एन अमेरिकन स्टीमर्स, इसलिए उसने एक अमेरिकन स्टीमर्स को जिसके अंदर की 147 अमेरिकन सोल्जर्स बैठे हुए थे उसे डुबो दिया, जिसके कारण से उसमें 147 अमेरिकन सोल्जर मारे गए थे। कंसिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ज्वाइंड द अलाइड नेशंस। बिफोर इट अमेरिका हैड नॉट ज्वाइंड इन दिस ग्रुप, अलाइड नेशन ग्रुप, एंड इट कैन नॉट बी पार्ट एंड इट डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद में, इसके पहले अमेरिका ने ज्वाइन नहीं करके रखा था युद्ध में, वह पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता था। लेकिन इस घटना के बाद में अमेरिका ने अलाइड नेशंस को ज्वाइन किया फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917 के अंदर, अप्रैल 1917 में उसने अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। विद दैट, जिसके के साथ में कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम ज्वाइंड द अलाइड नेशंस। जब अमेरिका ने ज्वाइन किया तो उसी के साथ में ही पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सियाम ने भी अलाइड नेशंस को ज्वाइन किया। थस द अलाइड नेशन बिकम स्ट्रोंगर। पहले जर्मनी के कारण एक्सिस नेशंस जो कि थे वह स्ट्रोंग थे जर्मनी की पावरफुल कंडीशंस के कारण। बट जब अमेरिका ने युद्ध को ज्वाइन कर लिया तो अब अमेरिका के साथ साथ में और अदर कंट्रीज जो कि उसकी नियर बाय कंट्रीज थी उन्होंने ज्वाइन किया। इस वजह से अलाइड नेशंस की कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो गई, पावरफुल हो गई। जर्मन आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप, और जर्मन आर्मी अब अमेरिकन ट्रूप के सामने नहीं टिक सकी। द होल पोजीशन ऑफ द वार चेंज्ड, अब पूरी पोजीशन चेंज हो गई। पहले जर्मनी या एक्सिस नेशंस पावरफुल चल रहे थे, अब अलाइड नेशंस पावरफुल हो गए। बल्जीरिया इन सितंबर 1918, तुर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 जोल्ड द अलाइड नेशंस। अब उसके अलावा भी बल्जीरिया जो कि सितंबर 1918 के अंदर, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया भी अक्टूबर 1918 के अंदर अलाइड नेशंस में ज्वाइन हो गए। So the Germany leaders Kaiser abdicated his position and ran away। abdicated का मतलब कि उससे अपनी पोजीशन पता चल गई कि अब वह युद्ध को नहीं जीत सकता है, क्योंकि अलाइड नेशंस उसने अमेरिका के जो सबमरीन्स को रॉन करके बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब उसे उसकी पोजीशन पता चल गई कि अब वह इस युद्ध को नहीं जीत सकता है, इसलिए वह युद्ध से भाग गया। Germany surrendered to Allied nations and signed a care and a ceasefire treaty, and the war came to an end। जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो जर्मनी को एक सीज फायर ट्रीटी के ऊपर एक समझौता करना पड़ा था। उसी समझौते के साथ में ही इस युद्ध का अंत हुआ। इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इमीडिएट इफ़ेक्ट्स। अब इसके इमीडिएट इफ़ेक्ट क्या पड़े थे? फर्स्ट वर्ल्ड वार जब कंप्लीट हुआ तो इसकी वर्ल्ड के सामने क्या क्या इफ़ेक्ट आए थे? डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल्स, इसमें कई सारे सैनिकों की, कई सारे नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। और मटेरियल्स मीन्स हमारी फिजियोग्राफी, इसमें जितने भी हमारी फिजिकल थिंग्स होती है कि बिल्डिंग्स हैं, ये सारा बिल्डिंग्स हैं, स्टीमर्स हैं, या हमारी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। Approximately 6.5 करोड़ people took part in the wars, at least 1 करोड़ died। लगभग 6.5 करोड़ पीपल्स ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें से कम 1 करोड़ पर्सन्स मारे गए थे। अबाउट 2 करोड़ वर इंजर्ड एंड अराउंड 70 लाख वर रेंडर्स परमानेंटली हैंडीकैप्ड। इसमें 2 करोड़ लोग घायल हुए थे, 1 करोड़ तो मारे गए थे, 2 करोड़ घायल हुए थे, और लगभग 70 लाख पर्सन्स रेंडरली परमानेंट यानी कि रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकैप्ड, पीड़ित हुए थे, हैंडीकैप्ड हो गए थे।
more numbers of people die because of starvation and other forms of killing and epidemics that broke out after the wars. इसमें मरने वालों की संख्या ज़्यादा क्यों हो गई? क्योंकि उसी के बाद में ही लोगों ने पहले युद्ध के पहले सभी किसके ऊपर ध्यान दे रहे थे? हथियारों के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा हथियार कलेक्ट करना, चाहे पर्सनस की उस कंट्री की बेसिक नीड्स कंप्लीट हो या ना हो। तो इस कारण से युद्ध के जस्ट बाद में भूखमरी की समस्या आ गई, क्योंकि जो सैनिक युद्ध के अंदर मारे गए थे उसके परिणाम स्वरूप कई सारे जो कि एग्रीकल्चरल फॉर्म में भी जुड़े हुए होंगे, कई सारे किसी एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए होंगे, किसी अदर फील्ड से, इंडस्ट्रियल फील्ड से जुड़े हुए होंगे, उनकी फैमिली मेम्बर्स। इस कारण से वहाँ पे भूखमरी की समस्या आ गई। और उस समय जो केमिकल रिलीज किए गए थे या पॉइजनस गैसेज जो रिलीज गई थी, उस कारण एपिडेमिक्स फैल गई थी, जिसके के कारण से टोटल वार एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई। और उस समय जो युद्ध का खर्चा हुआ था वह भी बहुत ज़्यादा हुआ था, तो लोगों का ध्यान उसमें था, इसलिए उन्होंने अपनी कंट्रीज़ की बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाए थे और वहाँ पे भूखमरी के कारण भी लोगों की ज़्यादा संख्या में मौत हो गई। सेकंड है सोशल चेंज। ड्यूरिंग द वार, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मैन of all nations were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupations। कि जब युद्ध के समय जो हर एक कंट्रीज़ के पुरुष थे वह तो युद्ध के अंदर सामना कर रहे थे आर्मीज़ का, तो इस समय जो परिवार की महिलाएं थीं उन्होंने अपने परिवार की और ऑक्यूपेशंस की जिम्मेदारी को संभाला था। They stepped out their homes and successfully took over their responsibility in the different professional field। जब इन्होंने पहले घर से बाहर कदम रखा, पहले हमारे यहाँ पे वुमेंस को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं देते थे कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेगी, लेकिन इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अदर नेशंस ने भी इस चीज़ को समझा कि अगर युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो वुमेंस हैं फैमिली की, वो फैमिली की अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगी, जिसके कि परिणाम स्वरूप जब वुमेंस ने इस काम को किया तो उन्होंने सक्सेसफुली अपनी फील्ड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस बताई। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ दैट बीइंग इक्विवेलेंट टू मेंस, और जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि हुई कि वो भी मैन के इक्वल में हैं, एनहांस्ड। कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजीज वॉज रेज्ड, जिसके कि परिणाम स्वरूप वुमेंस के लिए भी अब डिमांड उठने लगी। ड्यूरिंग द वार्स द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैज़ रेड्यूस्ड। युद्ध के समय में क्योंकि ऑल और फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी, वुमेन सिर्फ ऑक्यूपेशन संभाल रही थी, प्रोडक्शन का काम नहीं संभालती थी। अगर कहीं कहीं पर संभालती थी लेकिन वह फिर भी कितना मैनेज कर पाएगी। इसके कारण स्वरूप जो बेसिक थिंग्स की जो नेसेसिटी होनी चाहिए वो कंप्लीट नहीं हो पाई। सो प्रॉब्लम्स लाइक स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्वेशंस, स्ट्राइक्स, लॉक आउट्स एक्सेट्रा आर रेज्ड इट्स हेड्स। इसलिए कहीं कहीं पे भूखमरी आ गई, कहीं पे कमी आ गई किसी भी, जब यानी कि फिर वापस से युद्ध के बाद में भी अगर जो प्रोडक्शन होने लगेगा तो वह सभी के पास में पर्याप्त मात्रा में पहुँचे ना पहुँचे, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ गई। इन सभी के कारण से पीपल सफ़र्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रन कंडीशंस वॉज पैथेटिक। लोगों को इससे काफ़ी सफ़र करना पड़ा, पीड़ित होना पड़ा, और बच्चों की कंडीशन भी काफ़ी दयनीय हो गई थी। थर्ड हैं द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जून 1919 के अंदर यह हेल्ड हुई थी। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन फ्रंट ऑफ द अलाइड नेशंस, बिकॉज जर्मनी बिकम्स वीक। जर्मनी की कंडीशन वीक हो गई थी, इसलिए जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा। सो ब्रॉट एन एंड टू द वार्स, और जब उसे सरेंडर करना पड़ा तो उससे एक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पे साइन भी करने पड़े थे, जो कि वह नहीं चाहता था, अनवांटेड ट्रीटी थी ये। इसके परिणाम स्वरूप देन द अलाइड नेशन अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस, इन विच सम 58 कमीशंस वर फॉर्म्ड एंड 145 सेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में एक पेरिस पीस प्रोसेस हुई थी, जो कि पेरिस के अंदर आयोजित की गई थी। इसमें 58 कमीशंस बनाए गए थे
और इसमें 145 सेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड। इसमें 145 टाइम्स इसकी जो मीटिंग हुई थी, इसके अंदर द अरेंजमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर प्लेस एट वर्सल्स। इसमें मिरर प्लेस पे, यानी कि आप अगर आईने के सामने खड़े हैं तो आपको कौन दिखाई देगा? आप ही दिखाई देंगे। इसी तरह से इसके जो कोस्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के, उनमें मुख्य रूप से जर्मनी को माना गया। सो आफ्टर इट देयर वॉज 4 प्रोविजंस, थस इट कैम टू बी नोन एज द वर्सल्स ट्रीटी। और इसलिए क्योंकि ये जर्मनी के मिरर प्लेस पे हुई थी, इसीलिए इसे, यानी कि क्योंकि ये जर्मनी को लेकर के हुई थी, इसलिए इसे वर्सल्स ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। एंड देयर वर 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्सल्स। इस ट्रीटी में 4 प्रोविजंस लाए गए थे। फर्स्ट है रीजनल अरेंजमेंट, रिडक्शन इन ट्रूप एंड डिसआर्मामेंट, द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स एट द एंड ऑफ वार एंड वार फाइन्स एंड अदर प्रोविजंस। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं रीजनल अरेंजमेंट। इसमें क्या था कि हर एक रीजन को अरेंज किया गया। सेकंड, रिडक्शन इन ट्रूप एंड डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण, यानी हथियारों का उपयोग कम से कम करना। सो उसमें कमी लाई गई। थर्ड है द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन एट द एंड ऑफ द वार एंड वार फाइन्स, कि वार के एंडिंग तक जो अगर डिस्ट्रीब्यूशंस करना है उसका एक प्रॉपर रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए सके ग्रेन्स का, और वार का फाइन लिया गया। और फोर्थ था अदर प्रोविजंस हैं। सो द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ओरलैंडो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंदर सबसे जो ज़्यादा जो मेन रोल्स, जो कि मेन जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, उन्होंने, उनके अंदर फर्स्ट हैं हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, सेकंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स लॉर्ड जॉर्ज, थर्ड फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ओरलैंडो। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। जर्मनी वॉज फाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, यानी कि डिसीजन लेने में ये 4 लीडर्स थे। इन्होंने जर्मनी को रेस्पॉन्सिबल माना था इस वॉर के लिए, क्योंकि सबसे पहले जर्मनी ने ही एक कंट्री के साथ में युद्ध किया था। ए वार फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, जिसके परिणाम स्वरूप उस टोटल वार का जो फाइन था वह 6.5 करोड़ बिलियंस पाउंड जर्मनी के ऊपर इम्पोज्ड किया गया। इट हैड टू गिव अवे द रूहर रीजन टू फ्रांस, और यह रूहर रीजन ऑफ फ्रांस को दिया गया था। इट्स राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट्स, यानी कि इसका जो रूहर रीजन था जर्मनी का वह फ्रांस को दिया गया। इसकी जो राइन रिवर थी जर्मनी के अंदर जो बहती है, वैसे इंटरनेशनल सी रूट के लिए खोल दिया गया था, ताकि कोई भी वहाँ से सी रूट से निकल सकता है। द राइनलैंड्स रीजन ऑन फ्रेंच बॉर्डर्स वॉज डिसॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग ए fortress as well as a mineral region was given away to France for 15 years। और राइन रीजन, जो राइन रिवर्स थी उसके आजू बाजू का जो डेल्टा रीजन्स था, जो कि काफ़ी हाईली मिनरल्स वाला रीजन था, उससे 15 ईयर्स के लिए बॉन्ड करके फ्रांस को दे दिया गया था। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कन्फिसेटेड, कई सारे जर्मनी के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको बंद कर दिया गया। एल्सास एंड लोरियंस वर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। पहले जो एल्सास और लोरियंस जो कि फ्रांस से जर्मनी ने छीने थे, वो फिर से वापस से फ्रांस को दे दिए गए। बिसाइड दिस, इसके अलावा जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशंस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन एनुअली एज द बेनिफिट ऑफ वार्स। और इसी के साथ ही जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशंस, की क्योंकि जर्मनी के अंदर कोल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, तो जर्मनी कोल अलाइड नेशंस को और फ्रांस को देगा ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन एनुअली। हर साल फ्रांस को और अलाइड नेशंस को एक बड़ी मात्रा में कोल और अदर मिनरल्स प्रोवाइड करेगा, आयरन वगैरह, एज द बेनिफिट ऑफ वार्स, क्योंकि उन्होंने युद्ध को जीता था। किसने जीता था? अलाइड नेशंस ने, इसीलिए जर्मनी देगा उनको। Germany was made to sign these terms and conditions
on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and disparations among Germans. क्योंकि जर्मनी को मजबूर किया गया था। जब अलाइड नेशंस की पहले युद्ध के अंदर क्या कंडीशन थी, वापस से हम शुरुआत से देखते हैं कि जर्मनी पहले पावरफुल था। जब जर्मनी ने अमेरिका के एक शिप को, सबमरीन्स को रोवन कर दिया था, तो उससे अमेरिका ने अलाइड नेशंस को ज्वाइन किया। उसी के साथ ही कई अदर नेशंस ने भी अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अलाइड नेशंस पावरफुल हो गए और उन्होंने जर्मनी को हरा दिया। तो जर्मनी को एक गन पॉइंट पर रखा गया था कि जर्मनी को काफ़ी प्रेशराइज्ड किया गया था इस ट्रीटी को। जब युद्ध के बाद में जब ट्रीटी ऑफ वर्सल्स हुई थी, उसमें जर्मनी को एज ए गन पॉइंट पर रखते हुए या फोर्सिबली उससे उस ट्रीटी पे साइन करवाए गए थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज बिटरनेस एंड डिसेपरेशन अमंग जर्मन्स। इसके परिणाम स्वरूप जर्मन के लोग थे, जो जर्मन्स थे, उनमें काफ़ी कड़वापन आ गया था, काफ़ी कटुता की भावना आ गई थी, नफरत की भावना, एंड कंसिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमी फेल्ड मिजरेबली। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वह टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। एंड फोर्थ है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इसके अंदर देयर वॉज ए फीलिंग ऑफ रिवेंज इन सिग्निंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वार्स। जो युद्ध में हारे थे नेशंस, उन लोगों के अंदर जब उन्हें ट्रीटी ऑफ वर्सल्स पे साइन करने पड़े थे, तो उनमें एक बदला लेने की भावना थी, और इस बदले की भावना के कारण पीस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विद द ट्रीटी। जो संधि की गई थी, जो समझौता किया गया था, उससे सिर्फ शांति स्थापित नहीं हो सकती थी। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन ए प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। अब जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी पेरिस पीस प्रोसेस के द्वारा, इसके अंदर रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशंस, अमेरिका ने भी लीग ऑफ नेशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट द रीजन ऑफ फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इट्सेल्फ। अब जब कई सारे नेशंस ने, जो पावरफुल नेशंस ने इसमें ज्वाइन नहीं किया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के जो बीज थे वह इसी पीस प्रोसेस के अंदर ही बो दिए गए थे। ठीक है, चलो अब द रशियन और बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस 1970, जिसके के कारण स्वरूप रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वार को बीच में ही विड्रॉल कर दिया था। उससे हम पढ़ते हैं द रशियन रिवॉल्यूशंस 1970 इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। जो रशियन रिवॉल्यूशंस थी 1970 की, बोल्शेविक रिवॉल्यूशंस, वह 1970 की इम्पोर्टेंट इवेंट्स मानी जाती हैं, बिकॉज क्योंकि द रशियन हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय द सीजार ऑफ रशिया। उस समय के जो सीजार या रशिया के जो राजा थे, उनके द्वारा रशियन पॉपुलेशंस को काफ़ी सप्रेस्ड किया जाता था। The Russian Caesar who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over peoples। क्योंकि उस समय हेरिटेड था ये, यानी पिता के बाद में पुत्र का स्थान आएगा, पुत्र के बाद में उसके भी पोते का स्थान आएगा। तो इस तरह से रशियन सीजार एक एबल पर्सन नहीं था। उस समय जो रशिया का सीजार था वह एबल नहीं था, लेकिन उसे सिर्फ वह पोजीशन अपने इनहेरिटेड मिली थी, वंशानुगत मिली थी। वर ऑल डिक्टेटर्स एंड एंजॉयड अनकंट्रोल्ड रूल ओवर पीपल्स। इसके कारण से उसने अनकंट्रोल्ड मैनर से रशियन पीपल्स के ऊपर शासन किया। द पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय के जब रशियन सीजार का शासन था, उस समय उसके टर्म्स के अंदर रशियन पीपल्स को किसी भी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे। द सीजार वर सो क्रूएल एंड पिटीलेस ऑन पीपल दैट इफ एनीवन डिमांडेड फॉर एनी राइट ही वॉज टॉर्चर्ड, सप्रेस्ड एंड सेवरली पनिश्ड और कंडेम्ड टू बी सेंट टू द बोन चिलिंग एंड डेड कोल्ड ऑफ साइबेरिया। वह रशियन सीजार इतना निर्दयी था कि अगर कोई उससे अपने अधिकारों की डिमांड करने के लिए जाता था, तो उससे काफ़ी निर्दयता से उसको टॉर्चर करता था, उसको पीटता था, या उसे साइबेरिया की जो कि हड्डियों को भी गला दे, इस तरह की ठंडी बर्फ़ के अंदर उसको भेज देता था। द अनकंट्रोल्ड एंड ऑप्रेसिव कार्जरडम्स बिकम्स द रीजन फॉर ग्रीफ, पॉवर्टी एंड सफरिंग अमॉन्ग पीपल्स।
अब जब रशिया के लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल उसमें सीजार था, वह लोगों के ऊपर अनकंट्रोल्ड और पिटीलेसली रूल कर रहा था। इसके कारण से लोगों की यानी कि जो पॉवर्टी बढ़ती गई, वहाँ पे लोगों के अंदर दुख बढ़ता गया। सो द रशियन फार्मर्स लेबर्स एंड प्लीजेंट्स वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम्स डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड से। उस समय काफ़ी यानी कि लोग बाग वहाँ के जो किसान थे, जो लेबर्स थे, वह काफ़ी कठिन मेहनत करने के बाद में भी उनको अपनी प्रॉपर इनकम नहीं मिल पाती थी, जिसके के द्वारा वह अपनी लाइवलीहुड को चला सकें। सो दे बिकम वेरी पुअर्स, वो काफ़ी गरीब हो गए। अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गोपान ए लार्ज रैली वॉज टेकन आउट टू द सीजार्स रेजिडेंस। अब उस समय अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गोपान एक पॉलिटिकली लीडर्स थे वहाँ पे, उनके लीडरशिप के अंदर सीजार्स के रेजिडेंस के सामने एक रैली निकाली गई थी, विंटर पैलेस 22 जनवरी 1905 संडे। और यह रैली निकाली गई थी 22 जनवरी 1905 और उस दिन संडे था। सो दीज पीपल्स वर अनआर्म्ड। अनआर्म्ड का मतलब कि निहत्थे थे, इनके पास में कोई लाठी वगैरह कुछ भी हथियार नहीं था। वेल सम हैड द सीजार्स पिक्चर्स इन हैंड विथ कैप्शंस लाइक लॉन्ग लिव एंड लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया। जबकि इनमें से कुछ लोगों के हाथ में तो उसकी यानी कि लंबी उम्र की कामना करने वाले कैप्शंस भी थे। कैप्शंस यानी आप जो हाथ में झंडे लेकर के घूमते हैं, उसी की कि राजा तुम्हारी जय हो, और तुम यानी कि वह रैली निकाली गई थी ताकि वह लोगों को अपने अधिकार प्रदान करें। The Caesar's army opened fire on these innocent peoples, because of which thousands of innocent people died, and the snow in Petersburg, where the Caesar's palace was situated, turned red with blood. लेकिन सीजार ने अपनी आर्मी के द्वारा उन निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग करवा दी, जिसके की परिणाम स्वरूप वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल्स मारे गए थे। और वहाँ की जो जहाँ पे कि सीजार्स का रेजिडेंस था, वहाँ पर टोटल जो आइस जमा थी, उस टोटल आइस के अंदर जो ब्लड बिखरा था, तो वह टोटली ब्लड यानी कि रेड हो गया था उसका एरिया। सो दिस डे इज़ नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री। इसलिए 22 जनवरी 1905, क्योंकि उस दिन संडे था, इसलिए इस दिन को ब्लडी संडे के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अराउंड दिस टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ रशियन गोट प्रोग्ड and become restless as the weakness of the Tsardom, and becomes obvious that when a small nations like Japan had defeated a massive nations like Russia in the Russia-Japan War 1905, उसमें लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा भड़क चुका था कि उन्होंने जब देखा कि 1904 और 5 के अंदर एक जापान जैसा एक छोटा सा नेशन अगर रशिया जैसे कंट्री को हरा सकता है, तो हम यहाँ पर रहने वाले सीजार्स का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू पेसिफाई द एंग्री रशियंस एंड अनाउंस्ड टू कॉल फॉर ए डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो गुस्से में भड़के हुए जो रशियंस सिटीजन्स थे, उन्होंने अपनी एक ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई, विच हैड नॉट बीन कॉल्ड फॉर ईयर्स वॉज मेड्स। इवेंचुअली फोर सच ड्यूमा वर कॉल्ड। जब फिर बाद में ड्यूमास को बुलाया गया था, बट बिफोर इट कैन टेक स्टेप्स टू सेटिस्फाई द सिटीजन्स इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ। लेकिन जब तक ये सिटीजन्स की डिमांड्स को वैसे पूरा करती, तब उसके पहले ही इसका अस्तित्व ख़त्म कर दिया गया था। ऑन 8 मार्च 1917 को द ऑप्रेस्ड वर्कर्स ऑफ पेट्रोग्राड कॉल्ड फॉर ए स्ट्राइक्स। 8 मार्च 1917 को जो ऑप्रेस्ड यानी कि जो गुस्सेल जो वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। द सीजार्स सेंट हिज ट्रूप टू कंटेन दिस इवेंट्स। सीजार्स ने अपनी आर्मी भेजी कि उनको समझाने के लिए या उनको शांत कराने के लिए, बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल्स। अब अगर जो मजदूर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, तो सीजार्स ने, जो रशिया का सीजार्स था, उसने अपनी आर्मी भेज दी थी कि इनको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन इस समय आर्मी ने भी रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था कि वह इन निहत्थे लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएगी। एज ए रिजल्ट द रिवोल्यूशन बिगेंस।
अब जब आर्मी भी सिटीजन्स के साथ में हो गई थी तो उसके कारण स्वरूप पूरी क्रांति शुरू हो गई। आफ्टर द फॉल ऑफ द कार्डमैन द पावर फेल इनटू द हैंड ऑफ केरेंस्की lead Menshevik groups, minorities except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of Caesars। और सीजार्स की जो गद्दी छीनने के कारण से हर कोई वहाँ पे खुश था। बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर्स इज प्रोपगेटेड बाय कार्ल मार्क्स। लेकिन लेनिन जो कि कार्ल मार्क्स में विश्वास करते थे। हु इज कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स इज ए सोशल थिंकर, ओके, जिन्होंने कि वर्ड्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड किया है और इन्होंने ऐसा माना है कि हर समय पूरा वर्ड 2 भागों के अंदर विभाजित होता है, चाहे वह जमींदार और कृषक वर्ग हो या मजदूर और पूंजीपति वर्ग हो। While the Menshevik groups believed in the importance in the middle class, as a result, Lenin instigated the Bolshevik revolt against Menshevik and in November 1917 declared the final revolution and got the reins in the hands। और जब वहाँ पे मध्यम वर्ग और पिछड़े वर्ग के अंदर माइनॉरिटीज़ के बीच में जब यानी कि युद्ध छिड़ा था 1917 के अंदर, नवंबर 1917 में डिक्लेयर्ड द फाइनल रिवोल्यूशन, जो कि एक फाइनल रिवोल्यूशन थी। एंड दिस कैम टू बी नोन एज द सोशलिस्टिक बोल्शेविक रिवोल्यूशंस। इसीलिए इसे सोशलिस्टिक बोल्शेविक रिवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। थस द 300 years old Kazimierz came to an end। फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया वॉज विदाउट ए सीजार्स। और इसके साथ में 300 सालों में एक बार ऐसा चांस आया था कि वहाँ पे सीजार की जो स्थान नहीं था, यानी सीजार को मार दिया गया था। एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस। अच्छा, वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए हमारे वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए थे? सो द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वार explained the absolute necessity of world peace to the nations of the world। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो हॉरर था, जो भयानक दृश्य था, उसने वर्ल्ड के सामने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था कि अब हमें वास्तव में वर्ल्ड पीस की आवश्यकता है कि दुनिया के सारे देशों के अंदर शांति स्थापित होनी चाहिए। एंड फॉर दिस, और इसके लिए ए नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट। अब दुनिया के सारे देश, वैसे हमारी कंट्री के अंदर जो कि अलग अलग स्टेट्स डिवाइड हैं, वो किसकी बात को मानते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को मानते हैं। इसी तरह से अगर दुनिया के देश किसकी बात को मानेंगे? जब एक ऑल ओवर नेशंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा तो उसकी बात को मानेंगे, उसके डिसीजन को मानेंगे। सो एंड फॉर दिस ए नीड ऑफ फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट। So it became necessary to think actively and immediately about world peace। इसलिए वर्ल्ड पीस के बारे में इमीडिएटली सोचते हुए द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन हैड कंट्रीब्यूटेड सब्सिस्टेंटली इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। इसलिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने एक्टिवली आते हुए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process। और जब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार एक जब पेरिस पीस प्रोसेस हुई थी, उसमें जर्मनी को तो उसका यानी कि कल्प्रिट माना गया था। और पेरिस पीस प्रोसेस के अंदर वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए एक 14 पॉइंट्स का एक प्रोविजंस पेश किया गया था ऑन 10 जनवरी 1920। और 10 जनवरी 1920 को सबसे पहले पेरिस पीस प्रोसेस के अंदर इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था लीग ऑफ नेशंस के लिए। और इसी तरह से 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। अच्छा, अब इस लीग ऑफ नेशंस के कौन कौन से उद्देश्य थे? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। एवरी नेशन टू रेस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशंस। हर एक देश दूसरे देश की एकता और अखंडता को सम्मान करेगा और उसे समझेगा। थर्ड, टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वार, युद्ध की नीति को त्याग देना, कि कोई भी देश अगर कभी 2 देशों के बीच में मतभेद हो जाता है तो वह बैठ के बात को समझेंगे और सुलझाएंगे, लेकिन युद्ध की नीति पे कभी नहीं आएंगे। फोर्थ, टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस,
हर एक नेशन दूसरे नेशंस के साथ में अपने रिलेशन स्थापित करें जिससे कि इंटरनेशनल रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड हो। टू सोल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली, अगर कभी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब कि कभी दो नेशंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर मतभेद होता है, तो उससे पीसफुली सोल्व किया जाएगा थ्रू नेगोटिएशंस और मेडिटेशंस। नेगोटिएशन का मतलब कि बातचीत के द्वारा। अगर कभी वैसे दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उससे पहले बातचीत के द्वारा ही या किसी तीसरे जो कि तीसरी कंट्री के द्वारा मेडिटेशंस के द्वारा उन्हें दोनों को समझाया जाएगा। If any nation ignore the League of Nations or its meditations, it would be declared as a rebel nation. अगर कोई नेशन इन सारे रूल्स को अगर इग्नोर करेगा तो उसे एक रिबल नेशन के रूप में, विद्रोही राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। सो द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस did not manage to keep a control over the imperialistic policies of the superpowers, and in 1939 the second world war begins. इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना तो वर्ल्ड की पीस के लिए की गई थी, युद्ध की विश्व में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी, लेकिन जो पावरफुल नेशंस थे, जो सुपर पावर्स थे, उन्होंने ही इसको नहीं माना था, इसके रूल्स को नहीं माना था, और उन्होंने अपनी इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज़ के कारण से, स्वैच्छिक जो नीतियों के कारण से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं माना, जिसके परिणाम स्वरूप 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन हो गया। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह से ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर स्टूडेंट्स फॉर पेइंग अटेंशन। इसकी एक्सरसाइज भी आपको मैंने, जैसा कि इसके पार्ट फर्स्ट के साथ में आपको कहा था कि आपको मैं सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, तो इसके बाद में आपको संडे या मंडे तक एक्सरसाइज मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। उससे आप सभी जने जिन्होंने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है वो नोटबुक बना लें, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे स्कूल्स में चेक करने के लिए बुलाया जाएगा, नोटबुक चेक करने के लिए मेरे द्वारा। उसमें आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर जैसा भी होगा आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग से आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है।